हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने अपना सिविक्स का चैप्टर शुरू किया था, आवर पार्लियामेंट यूनियन एग्जीक्यूटिव। आज हम उसे ही कंटिन्यू करेंगे। लेट अस टेक अ क्विक रिकैप। कल हमने इसमें पढ़ा था डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, जिसमें कि हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमने रीड किया था। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहाँ पर होती है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहाँ पर प्रेसिडेंट ही रियल और नॉमिनल हेड होते हैं, ठीक है। और हमारे इंडिया में जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, जहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो रियल हेड हैं और जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल हेड होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने फॉर्म्स ऑफ पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में रीड किया था। अभी हम कंटिन्यू करेंगे द प्रेसिडेंट से। The bill passed by both houses can become law only after his assent। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो प्रेसिडेंट हैं वो रियल नहीं है, नॉमिनल हेड हैं। हम लोग घर में कोई भी चीज़ लेकर के आते हैं या हमें कोई भी डिसीजन अपना लेना है तो हम सबसे पहले अपने घर के बड़े बुज़ुर्ग को उनकी परमिशन लेने के बाद ही हम कोई काम आगे करते हैं या उस चीज़ को हम कंप्लीट मानते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने हमें उसका लिए परमिशन दिया। उसी तरीके से प्रेसिडेंट भी द फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं, देश के पहले व्यक्ति। और कोई भी बिल पार्लियामेंट में पास होने वाला कोई भी बिल उनके सिग्नेचर के बिना या उनकी रजामंदी या उनके असेंट के बिना उसे बिल पास को हम लॉ नहीं मानेंगे। बिल ऐसा नहीं कि पानी का बिल या बिजली का बिल नहीं, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि हम ये बताते हैं कि किस चीज़ के लिए हम कोई नया कानून लेकर आ रहे हैं। तो वो बिल जो है जब तक प्रेसिडेंट उसको साइन करके परमिशन नहीं दे देंगे वो आगे जाके कोई भी कानून के रूप में नहीं बनेगा और जनता के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकेगा। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बिल जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही पास होता है, ठीक है। देन आगे हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो कि हमने अपने पढ़ा अभी हमने इससे पहले कि लॉ मेकिंग बॉडी, सुप्रीम बॉडी है, उसके क्या क्या फंक्शंस है। सबसे पहला है सेलेक्टिंग द एग्जीक्यूटिव्स। अगर आपको ध्यान हो प्रीवियस क्लास में आपने रीड किया था लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, राइट। लेजिस्लेचर जो कानून बनाने का काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव्स जो उनको फॉलो करवाते हैं आगे, और जुडिशरी जिसमें पुलिस और कोर्ट्स वगैरह आते हैं तो जो उसको फॉलो करवाते हैं प्लस जो फॉलो नहीं करते उनको क्या दंड देना चाहिए वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ हम एग्जीक्यूटिव्स की बात कर रहे हैं। तो एग्जीक्यूटिव इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स हु वर्क टुगेदर टू इम्प्लीमेंट लॉ। एक बार कोई बिल लॉ बन के आ गया है तो उस लॉ के बारे में हमें कैसे पता चलेगा या हम उसको कैसे फॉलो करें या हमें उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। एग्जीक्यूटिव्स का काम होता है कि वो उसको डिवाइड करके लोगों तक उसको पहुंचाएं कि ये काम इस तरीके से होना है। जैसे कि दे टेक चार्ज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स सच एज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अभी हमने पहले भी रीड किया था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिनकी हम बात करें, प्राइम मिनिस्टर उनको चूज़ करते हैं। सिमिलरली दिस वे में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में बांट के फाइनेंस मिनिस्ट्री को अलग काम है, होम मिनिस्ट्री का अलग काम है, उनको बांट दिया जाता है। एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनको जो ऑर्डर्स मिले हैं बिल के थ्रू बिल पास होने के थ्रू जो ऑर्डर्स मिले हैं उनको ये फॉलो करवाएंगे, ओके। देन नेक्स्ट इज कंट्रोल एंड गाइड द गवर्नमेंट। पार्लियामेंट का एक इम्पॉर्टेंट काम भी होता है कि वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है और उसको गाइड करती है। कंट्रोल करना क्यों? पार्लियामेंट कंट्रोल्स आवर मिनिस्टर्स थ्रू वेरियस मीन्स सच एज क्वेश्चन आवर। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी मिनिस्टर को कोई पावर मिल गई और वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। अगर हमें किसी भी मिनिस्ट्री का किसी भी जैसे ये है फाइनेंस मिनिस्ट्री, इसका अगर हमें मिनिस्टर बना दिया जाता है तो हमारा काम यही है कि जो भी टैक्स के ज़रिए हमें पैसा मिलता है वो हम ऐसे काम में लगाएं जिसमें हमारे देश की तरक्की हो, ना केवल हम उसे अपने बैंक बैलेंस में जमा करें। तो पार्लियामेंट का यही काम होता है कि वो क्वेश्चन आवर, एक जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है तो वो सबसे पहले क्वेश्चन आवर रखती है कि आपने ये काम किया या ये बिल पास हुआ था तो आप बताएं कि आपने अब तक इस दिशा में क्या क्या कार्य किया है। उनको पूछना होता है क्योंकि जो वहाँ लोग बैठे हैं वो कौन बैठे हैं? वो लोग हैं जिन्हें जनता ने अपने बीच में से चूज़ करके यहाँ बिठाया है। तो अगर जनता ने उनको चूज़ किया तो जवाब भी तो मांगेगी ना जनता कि हमने आपको वहाँ रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा, हमारे को ये दिक्कत है और आप हमारे लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट भी क्वेश्चन करती है कि अगर आपको इस डिपार्टमेंट का इंचार्ज बनाया है तो आपने इस डिपार्टमेंट में आगे क्या काम किया है उसके बारे में हमें बताइए। वो क्वेश्चन आवर कहलाता है। यू विल रीड अबाउट दिस थिंग लेटर। देन थर्डली कंट्रोल ऑन गवर्नमेंट फाइनेंस। गवर्नमेंट रिसीव्स मनी थ्रू डिफरेंट टैक्सेस एंड बजट इज प्रिपेयर्ड टू स्पेंड ऑन वेलफेयर प्रोग्राम्स। अब
गवर्नमेंट का काम होता है टैक्स लेना, हम लोग टैक्स भरते हैं, ठीक है, हाउस टैक्स, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ये सभी हमारे टैक्स के रूप में हम पेमेंट करते हैं। गवर्नमेंट के पास कोई खजाना नहीं है, ये हमारा ही टैक्स है जो वो हमारे ही बेनिफिट के लिए यूज़ करती है। जो भी हम टैक्स देते हैं उसके लिए एक बाकायदा बजट बनाया जाता है। सड़क बनवानी है तो उसके लिए एक बजट दिया जाएगा, हमारी देश की सेना के लिए हथियार खरीदना है उसका एक बजट बनेगा, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में कितना खर्चा होना है उसका एक बजट बनेगा। सारी चीज़ों का एक बजट बनाया जाता है ताकि हमारे वेलफेयर के ऊपर वो उसको स्पेंड किया जा सके, हम जनता को जो है उसका फ़ायदा दिया जा सके। Then the next function is it provides information to government and people. सरकार क्या काम कर रही है, किस तरीके का काम कर रही है, सरकार को ज़रूरी है कि वो गवर्नमेंट को एज वेल एज़ लोगों को भी बताए। अब गवर्नमेंट एक तो हो गई जो कि रूलिंग पार्टी है, लेकिन दूसरी होती है ऑपोजिशन पार्टी, ठीक है। रूलिंग पार्टी ने अगर कोई रूल बनाया है या वो कुछ काम कर रही है तो ऑपोजिशन पार्टी को भी उसको बताना पड़ेगा कि हम इस तरीके का कर रहे हैं, आपको भी हमें इसमें सपोर्ट करना है या हम आपको इसकी जानकारी दे रहे हैं। ऐसे ही लोगों को भी इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है कि सरकार जो काम कर रही है उसमें वो किस तरीके की बेनिफिट्स लोगों को मिलने वाले हैं या उससे लोगों को क्या फ़ायदा होगा या आगे चल के हमारी कंट्री को इससे क्या फ़ायदा होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है गवर्नमेंट के साथ एज वेल एज़ लोगों के साथ शेयर करनी पड़ती है, ठीक है। इसका एक फ़ायदा ये होता है दैट इट हेल्प्स इन गेटिंग फीडबैक। अगर किसी चीज़ को हम बताते हैं तो हमें उसके फीडबैक भी मिलते हैं कि नहीं आप जो ये करने वाले हो इसमें ये लूप होल है या ये थोड़ी सी कमी है, आप इसे ठीक कर लो। क्योंकि अगर हम 4 लोगों का सजेशन लेके कोई चीज़ करते हैं तो वो उसके अच्छे होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो सरकार इसीलिए अपनी जो भी पॉलिसीज़ है या जो भी है उसे ज़रूर शेयर करती है ताकि उसको एक फीडबैक मिल सके और फ्यूचर में कुछ भी बने, कुछ भी काम हो या किसी भी चीज़ के लिए कोई कानून हो उसमें कोई भी लूप होल ना रह सके। ओके, देन नेक्स्ट है अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। द मीनिंग ऑफ अमेंड मतलब काट छाट करना, चेंजेस करना, ऑल्ट्रेशन करना। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा आज का बना नहीं है, ठीक है। इट्स बिन 72 ईयर्स जो इतना पुराना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये बना हुआ है और तब के हालात में और आज के हालात में बहुत फ़र्क है, ठीक है। तब की कंडीशंस और अब की कंडीशंस में बहुत चेंजेस होते हैं। तब हमने कभी नहीं सोचा होगा कि इस तरीके की कोई सिचुएशन होगी, आज वो सिचुएशन होती है तो हमें उसके लिए रूल निकालना पड़ता है। तो इसीलिए एक पॉइंट आता है अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकते हैं। Parliament can amend the constitution but it requires 2/3 majority of both the houses। पार्लियामेंट जो है किसी भी कानून में जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं उसमें चेंजेस कर सकती है, लेकिन वो चेंज करने के लिए उसे दोनों हाउसेस, राज्यसभा लोकसभा, दोनों हाउसेस के कम से कम 2/3 मेंबर्स की मेजॉरिटी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक कानून हुआ करता था हमारे टाइम में, बहुत पहले हिंदुस्तान में ये प्रथा चलती थी बाल विवाह की, ठीक है। उस वक्त में छोटे छोटे बच्चों का जो है मैरिज कर दिया जाता था। फिर एक एज कंसेंट निकाला गया कि जो लड़कियां हैं वो 10 साल और लड़के 13 साल की ये उम्र रखनी चाहिए। लेकिन इसमें आगे चल के चेंजेस किए गए और उसके बाद उस एज को पहले बढ़ा करके 13 to 15 यानी 13 फॉर गर्ल्स, 15 फॉर बॉयज़ एंड देन 18 फॉर गर्ल्स एंड 21 फॉर बॉयज़ किया गया। ये अमेंडमेंट चेंजेस किए गए कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज दिए गए हैं अगर हम उन लॉ को सबको मानना पड़ता है। अगर चेंज यहाँ होगा तो वो ग्राउंड लेवल पे लोगों को मानना ही पड़ेगा, ठीक है। हम अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, आप सड़क पे जाते हैं, टू व्हीलर लेकर के जा रहे हैं, हेलमेट पहनना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। आपने हेलमेट नहीं पहना, अगर आपको कोई चालान के लिए रोक रहा है, कुछ कर रहा है तो आप सुनते नहीं कि चलो ठीक है। लेकिन अगर रूल आ जाता है कि हेलमेट पहनना कंपलसरी है, अगर नहीं पहनेंगे तो आपके ऊपर चालान लगेगा, वो चेंज यहाँ हुआ तो वो आपके लिए भी वो फॉलो होता है और आप फिर उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो लॉ में अगर कुछ चेंजेस है तो उसको कोई क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अमेंडमेंट यही है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी लॉज है उसमें कोई चेंजेस करना है तो कर सकते हैं पार्लियामेंट, लेकिन उसके लिए उसको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए दोनों हाउसेस की। एंड लास्टली लॉ मेकिंग, इट मेक्स लॉ ऑन वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स। और यही नहीं, कोई नया कानून भी अगर बनाना है, पार्लियामेंट को कोई नया कानून बनाना है तो उसे भी बनाया जा सकता है। जैसा कि मैंने कहा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है पुराना है, उसमें बहुत सारे चेंजेस अब हमें करने पड़ रहे हैं, तो कुछ नया कानून अगर हम उसमें ऐड कर रहे हैं तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल है एंटी डाउरी लॉ। डाउरी, दहेज लेने की जो प्रथा है वो हमारे हिंदुस्तान में बहुत समय से चले आ रही थी, जिसकी वजह से लड़कियों को, उनके माँ बाप को बहुत परेशानी होती थी। तो एक नया कानून लगाया गया एंटी डाउरी लॉ, जिसको कि हमारे पार्लियामेंट में पास किया गया।
जिसकी वजह से आने वाले समय में डाउरी जैसी कोई चीज़ ना हो, लोगों को परेशानी ना हो, ठीक है। सो दिस इज़ योर चैप्टर. Read the chapter thoroughly, go through all the points carefully, and we'll discuss about other thing in the next classes. Till then, take care.